नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स असल में दिखते कैसे हैं? हम उन्हें कागज पर तो बस सपाट बना देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनकी एक अपनी ही छिपी हुई 3D दुनिया है। आज हम VSEPR थ्योरी की मदद से उन अदृश्य ताकतों का पता लगाएंगे जो इन मॉलिक्यूल्स को उनका असली पेचीदा आकार देती हैं। तो चलिए मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर की इस दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, तो हमारा आज का सफर शुरू होगा एक आम गलतफहमी से, जिसे हम कह रहे हैं द फ्लॉ ऑफ फ्लैटनेस। फिर हम उस फिजिक्स इंजन के राज खोलेंगे जो इन मॉलिक्यूलर शेप्स को चलाता है। हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल परफेक्शन कैसा दिखता है, और फिर मिलेंगे उन शांति भंग करने वालों से जो इस परफेक्शन में खलल डालते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि असल दुनिया के शेप्स कैसे बनते हैं, और अंत में हम एक मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के आकार का अंदाजा लगाने की ताकत देगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बुनियादी धोखे से। हम केमिस्ट्री की किताबों में मॉलिक्यूल्स को सपाट 2D ड्राइंग की तरह देखते हैं, लेकिन ये तो बस आधी सच्चाई है। असलियत ये है कि मॉलिक्यूल्स फ्लैट होते ही नहीं। उनकी असली 3D बनावट को समझने के लिए हमें एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत है। जरा यहाँ देखिए, बाईं तरफ मीथेन यानी CH4 की जानी पहचानी 2D तस्वीर है जिसमें 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं, लेकिन ये गलत है। दाईं तरफ है उसका असली 3D रूप, एक खूबसूरत टेट्राहेड्रॉन जहां एंगल्स असल में 109.5 डिग्री के हैं। तो ये फर्क क्यों है? वजह बहुत सीधी है। इलेक्ट्रॉन के जोड़ों के बीच एक कुदरती रिपल्शन यानी टकराव होता है। सब पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे चुंबक के एक जैसे सिरे एक दूसरे को धकेलते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी एक दूसरे से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि हम इन 3D शेप्स का पता कैसे लगाते हैं? यहीं पर VSEPR थ्योरी काम आती है। इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये अपने बारे में सब कुछ बता देता है। ये थ्योरी वैलेंस यानी सबसे बाहरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच के रिपल्शन पर ही तो आधारित है। ये कुछ ऐसे नियमों का सेट है तो एक फिजिक्स इंजन की तरह काम करता है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को कंट्रोल करता है। और ये इंजन सिर्फ 3 आसान नियमों पर चलता है। पहला, सोचिए कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक सेंट्रल एटम के चारों ओर एक अनदेखे गोले की सतह पर मौजूद हैं। दूसरा, क्योंकि सब पर नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वे उस गोले पर एक दूसरे से ज्यादा दूर फैल जाते हैं। और तीसरा, VSEPR थ्योरी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से घबराती नहीं है, वो उन्हें बस एक बड़ा सा सुपर पेयर मान लेती है। सिंपल है ना? तो चलिए देखते हैं कि जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक जैसे होते हैं, मतलब जब सब के सब बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, तब VSEPR का ये इंजन कैसी परफेक्ट और सिमेट्रिकल आकृतियां बनाता है। चलिए कुछ आदर्श केस देखते हैं। जब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर कैसे रह सकते हैं? जाहिर है, एक सीधी लाइन बनाकर 180 डिग्री के एंगल पर। 3 पेयर्स के साथ वो एक सपाट त्रिकोण बनाते हैं जहां हर एक के बीच 120 डिग्री का फासला होता है, और 4 पेयर्स के साथ वो उस क्लासिक टेट्राहेड्रल शेप में सेट हो जाते हैं जो उन्हें 3D स्पेस में सबसे ज्यादा जगह देता है। ये कुदरत का जियोमेट्रिकल बैलेंस है। और ये कमाल की सिमेट्री यही नहीं रुकती। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ हमें ये पेचीदा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप मिलता है, और 6 के साथ ये लगभग परफेक्ट ऑक्टाहीड्रल शेप। जब तक सारे खिलाड़ी एक ही टीम में हैं, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, ये फिजिक्स इंजन इन टकराव वाली ताकतों को पूरी तरह से बैलेंस करके ये खूबसूरत आदर्श रूप बनाता है। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक जैसे नहीं होते? यहीं पर एंट्री होती है लोन पेयर की। ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। वे अकेले हैं, और यही बात उन्हें एक अलग और कई ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी बना देती है। यहाँ पर असली फर्क को समझना जरूरी है। एक बॉन्ड पेयर को 2 एटम्स के बीच खींचे हुए एक पतले से इलेक्ट्रॉन बादल की तरह सोचिए, ये कंट्रोल में है। लेकिन एक लोन पेयर सिर्फ एक ही एटम से जुड़ा होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन बादल एक बड़े फूले हुए गुब्बारे की तरह बाहर की तरफ फैल जाता है। यही वजह है कि ये ज्यादा जगह घेरता है और ज्यादा जोर से धक्का देता है। और ये हमें VSEPR थ्योरी के सबसे जरूरी नियम तक ले आता है, रिपल्शन की हायरार्की। 2 बड़े लोन पेयर्स के बीच की धक्का मुक्की सबसे जबरदस्त होती है। एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच का टकराव थोड़ा कम होता है, और 2 काबू में रहने वाले बॉन्ड पेयर्स के बीच का टकराव सबसे कमजोर होता है।
ये हायरार्की ही सब कुछ बदल देती है और इसी वजह से हमारे आदर्श शेप्स बिगड़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये शांति भंग करने वाले हमारे परफेक्ट शेप्स को कैसे लेते हैं और उन्हें असलियत का रूप देते हैं। VSEPR का असली जादू तो यही है। आइए इसे एक्शन में देखते हैं। एक आदर्श ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री से शुरू करते हैं, जहां सब कुछ 120 डिग्री पर बैलेंस्ड है। अब एक बॉन्ड पेयर को एक बड़े भारी भरकम लोन पेयर से बदल देते हैं। देखिए क्या होता है। लोन पेयर का जोरदार धक्का बाकी दो बॉन्ड पेयर्स को दबाकर करीब ले आता है, एंगल को 120 डिग्री से थोड़ा कम कर देता है और पूरे शेप को एक मुड़ी हुई या बेंट शक्ल दे देता है। ये स्क्वीज गेज टेट्राहीड्रल परिवार में इस असर को बहुत अच्छे से दिखाता है। मीथेन को देखिए, कोई लोन पेयर नहीं और एंगल है परफेक्ट 109.5 डिग्रीज। अब अमोनिया यानी NH3 को लेते हैं। एक लोन पेयर के आने से एंगल दबकर 107 डिग्री हो जाता है। और फिर है पानी H2O, जिसमें दो लोन पेयर्स हैं। वे एक दूसरे को और भी जोर से धकेलते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल घटकर सिर्फ 104.5 डिग्री रह जाता है। हम सचमुच देख सकते हैं कि कैसे ज्यादा लोन पेयर ज्यादा दबाव डालते हैं और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को निचोड़ देते हैं। और जब सिस्टम और भी पेचीदा हो जाते हैं तो लोन पेयर हमेशा सबसे कम टकराव वाला रास्ता चुनते हैं। एक 5 पेयर वाले सिस्टम में 2 तरह की सीटें होती हैं, एक्सियल सीटें जो ऊपर और नीचे होती हैं और इक्वेटोरियल सीटें जो बीच में होती हैं। एक लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल सीट ही चुनेगा। क्यों? क्योंकि वहां उसे कम धक्का मुक्की झेलनी पड़ती है, सिर्फ 2 पड़ोसियों से 90 डिग्री का टकराव, जबकि एक्सियल सीट पर 3 से झेलना पड़ता। कम टकराव का मतलब है ज्यादा स्थिरता और इसी वजह से हमें ये अजीब सा सीसॉ शेप मिलता है। तो अब सवाल ये है कि हम इस सारी जानकारी को एक साथ एक ताकतवर और काम के टूल में कैसे बदल सकते हैं। और ये सब कुछ सिमटकर इस एक जबरदस्त टूल में आ जाता है VSEPR मास्टर ब्लूप्रिंट। ये एक तरह की चीट शीट है। हमें बस सेंट्रल एटम के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या गिननी है और ये देखना है कि उनमें से कितने लोन पेयर्स हैं। इस टेबल को फॉलो कीजिए और आप लगभग किसी भी मॉलिक्यूल के 3D शेप का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। ये आदर्श शेप से शुरू होता है और दिखाता है कि कैसे लोन पेयर्स उन्हें बिगाड़कर उनकी असल दुनिया वाली बनावट में बदल देते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? 4 मुख्य बातें याद रखनी है। 1. इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को धकेलते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा दूरी बना सकें। 2. लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स के मुकाबले ज्यादा भारी और ज्यादा दबंग होते हैं। 3. ताकत का यही खेल यानी रिपल्शन की हायरार्की आदर्श शेप्स को उनकी असली बिगड़ी हुई शक्ल देती है। और 4. आखिर में किसी भी मॉलिक्यूल का शेप सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करता है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और उनमें से कितने अकेले हैं यानी लोन पेयर्स। ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाता है। अगर कोई किसी मॉलिक्यूल के आकार का पता लगा सकता है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और क्या-क्या पता लगा सकता है? इसका जवाब है लगभग सब कुछ। मॉलिक्यूल का आकार ही तय करता है कि वो पोलर होगा या नहीं, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा और वो किन केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेगा। मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, यही उसकी किस्मत तय करती है। और ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है